हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जीके मिश्रा। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ था, जैसे हम लोग लाइफ स्पैन के बारे में बात कर चुके थे, और सेलुलर, मल्टी सेलुलर, इन सभी के बारे में बात कर चुके थे। फिर से हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले थे, क्योंकि वहां लाइफ स्पैन हो चुकी थी। लाइफ स्पैन में जैसे होता क्या था कि हम लोग जैसे पैरोट का बात किए हुए थे और क्रो का बात किए हुए थे। जैसे अगर हम बात करें पैरोट का, तो 140 इयर्स का लाइफ स्पेन होता है, तो हम लोग के लाइफ स्पेन से अधिक होता है, तो हम तो उसके लाइफ स्पेन के बारे में देख भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा ऑर्गेनिजम्स का जैसे क्रो का लेते हैं। 15 इयर्स का होता है कौवा का लाइफ स्पेन। तो अगर क्रो का लाइफ स्पेन 15 इयर्स का होता है, तो 15 साल पहले हम लोग देखे होंगे क्रो था, और आज भी हम देख रहे हैं। जैसे 15 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद, या हम लोग जैसे 20-25 साल के अगर बाद भी देखते हैं, तो ये कौवा हमें दिखता है। आखिर क्यों दिख रहा है? अगर इसकी लाइफ स्पेन टोटल 15 इयर्स की होनी है, तो 15 इयर्स के बाद इसका जो स्पीसीज है वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये स्पीसीज क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? आखिर क्यों इसका स्पीसीज का कंटिन्यूटी बना ही रह रहा है? आखिर क्यों? तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर क्यों। ऐसा कोई तो एक प्रोसेस है जो इसको आगे बढ़ा रही है। जैसे कि वो कौन सी प्रोसेस है? तो उसी प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन, जैसे जनन। और ये जनन क्या होता है? तो जनन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी को लगातार बनाए रखती है, किसी भी स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है। तो अब आइए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन, इसको हिंदी में बोलते हैं या फिर प्रजनन भी बोलते हैं। Reproduction is the biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. Reproduction एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक ऐसा जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे जीव का उत्पत्ति करता है। In which लिखा हुआ है, in which an organism gives rise to young ones similar to itself। मतलब इसमें कोई भी जीव अपने समान एक छोटे जीव का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब आइए कि रिप्रोडक्शन तो हम देख लिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन अब रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है? जैसे कि ये हम लोग के 12th की एक्सरसाइज में, 12th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरत है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की क्या यूज है? तो अब देखिए उसके हम लोग यूज के बारे में बात करते हैं, क्यों ये हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मतलब क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये रिप्रोडक्शन करता क्या है? तो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के, किसी जीव के स्पीसीज को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। तो इसी वजह से हम, जैसे अगर किसी भी क्रो का लाइफ स्पेन 15 इयर्स का होता है, तो 15 साल पहले भी ये था और 15 या 20 साल बाद भी दिख रहा है, तो इसका मतलब कि कोई तो एक स्पीसीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो होता है रिप्रोडक्शन। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में जैसे आप सब जानते भी होंगे, 10th क्लास में भी हमें ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना था। अभी हम लोग समझिए कि इस चैप्टर्स के कुछ बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। जैसे रिप्रोडक्शन के दो टाइप होंगे, कौन कौन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो अभी हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अब आइए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, अगर ऑफस्प्रिंग का निर्माण, मतलब ऑफस्प्रिंग का मतलब बताए हुए थे संतान होता है, अगर संतान का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, मतलब जब एक सिंगल पेरेंट के द्वारा, एकल जनक के द्वारा जब उनके संतान का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और यहाँ पे ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, वहां दिया हुआ है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, जब भी ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा, और वो उसमें गैमीट फॉर्मेशन हो या ना हो, उसमें गैमेट फॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम लोग अधिकतर ये जब पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? सिंगल पेरेंट का, मतलब एकल जनक इसमें होते हैं।
और वो सिंगल पेरेंट एक ही बॉडी के द्वारा उनके संतान का निर्माण होता है। जैसे कि हम अमीबा के बारे में देखे भी थे, और अमीबा में क्या हो रहा था, अमीबा सिंगल बॉडी था, पेरेंटल बॉडी था, और उस पेरेंटल बॉडी से उनके दो संतान का निर्माण हो रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी पेरेंट्स का निर्माण एक जनक के द्वारा होता है, सिंगल पेरेंट के द्वारा जब भी ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल हम थोड़ा देर पहले आपको ये दिखाए हुए थे, तो इसमें हम अभी आपको तुरंत बता दे रहे हैं कि ये अमीबा होगा, और इस अमीबा में क्या होता है कि जब से अमीबा में ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद यही उनके दो संतान हो जाते हैं, जिसे हम लोग यंग वंस भी बोलते हैं, और ऑफस्प्रिंग को ही यंग वंस बोला जाता है। यंग वंस और ऑफस्प्रिंग दोनों का हिंदी होता है क्या, संतान। तो चलिए अब हम लोग को आगे देखना है किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल हमारा खत्म हो गया, अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अभी हम लोग जैसे बात किए हुए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखे हुए थे कि वहां इन्वॉल्वमेंट किसका, कितने का पेरेंट का था, तो वहां सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन यहाँ कितने पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अब आइए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग समझ चुके हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपको बताए हुए थे कि इसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन वो जो पेरेंट दोनों होते हैं वो अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, एक उसमें मेल होते हैं तो दूसरा उसमें फीमेल होते हैं। तो अब जैसे कि इसमें दो पेरेंट जो होते हैं अपोजिट सेक्स वाले, वो पार्टिसिपेट होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, और इसमें ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब इसमें फ्यूजन भी होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। और आप लोग पहले भी 10th क्लास में ये चीजें पढ़े होंगे। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब भी फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब जब भी फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जैसे हम लोग अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो व्हेन द टू पेरेंट participate in the reproduction process and also involve fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। मतलब जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जब भी दो पेरेंट अपोजिट सेक्स वाले दो पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल, जब भी ये दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और इनके पार्टिसिपेट होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और यही प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम बात करते हैं जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उनका प्रोसेस ये कैसे होता है। तो मेल में जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए मेल हुआ, और मेल से क्या होता है, मेल गैमेट का निर्माण होता है, फीमेल से फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। आप सब इसका हिंदी जानते होंगे, मेल का मतलब क्या होता है, नर, और फीमेल का मतलब मादा होता है। और नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मतलब फीमेल से फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, और इस फीमेल गैमेट को, मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम या फिर एग बोलते हैं। और मेल गैमेट को, मतलब नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं, एस्पर्म बोलते हैं। और ये जो एस्पर्म और ओवम जब एक साथ फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज का मतलब होता है मिलना या फिर सनलाइट होना। देखिए दो टर्म होता है, एक होता है FUSION फ्यूजन, और एक होता है FISSION फ्यूजन। इस दोनों टर्म को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्वेश्चन इससे आएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होकर गलत कर दीजिएगा फ्यूजन या फिजन अगर मीनिंग नहीं समझ पाए तो। फ्यूजन का मतलब होता है किसी भी दो चीजों को जुड़ना। तो देखिए फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, और फिजन का मतलब होता है तोड़ना। तो फ्यूजन को जोड़ना कैसे, ये कैसे जोड़ना, तो जब भी दो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मान लीजिए कि अगर हम साथ में जोड़ देते हैं और इससे एक बड़ा पार्टिकल्स का निर्माण हो जाए, तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन। मतलब इसमें दो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और दो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्यूजन का, तो यहाँ जो फ्यूजन होता है इसमें एस्पर्म और ओवम दोनों ये गैमेट होते हैं, और दोनों गैमेट एक साथ मिलते हैं और फिर मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। चलिए, और वहीं आप फिजन देखते हैं। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब भी एक बड़े से पार्टिकल से, ये बड़े से पार्टिकल दो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे फ्यूजन क्या होता है और फिजन क्या होता है। आपके 12th एग्जाम के बोर्ड में 2015 में
इससे 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, इतना ही टॉपिक से। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड का उठाकर देखेंगे, उसमें क्वेश्चन है इससे। और नीट में भी क्वेश्चन इससे आया हुआ है, नीट का भी क्वेश्चन बैंक आप रिप्रोडक्शन का जब भी देखेंगे तो वहां इससे क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बातें करते हैं इसके बारे में। जैसे हम ये जो देख रहे हैं, मेल से मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है और फीमेल से फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। मेल से मेल गैमेट का जो निर्माण होता है तो उस मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है और फीमेल गैमेट को ओवम बोला जाता है, ठीक है। और ये मेल गैमेट जो होते हैं, ये एक टर्म आता है इनके लिए, मेल गैमेट के लिए जो स्पर्म होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और हम हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो फीमेल गैमेट होते हैं ये भी एन से डिनोट किए जाते हैं, मतलब हैप्लॉइड ही होते हैं। और देखिए एक बात बताते हैं, एक टर्म याद रखिएगा, जितने भी गैमेट होते हैं, गैमेट हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मतलब हैप्लॉइड में हिंदी क्या होता है, एक गुणित, हमेशा और हमेशा एक गुणित होता है। जैसे कि देखिए एक होता है n और एक होता है 2n, मतलब एक गुणित, इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, एक गुणित n को, और 2n मतलब द्विगुणित, 2n को हम लोग द्विगुणित बोलते हैं, मतलब डिप्लॉइड बोलते हैं, डाइप्लॉइडी, ठीक है। तो अब देखिए ये n हम लोग हैप्लॉइड किसको बोलेंगे, तो जितने भी गैमेट होते हैं, गैमेट हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट हमेशा और हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। चाहे वो कोई भी जाइगोट बने वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा गया था स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, क्या बताएंगे, हैप्लॉइड होता है। अगर पूछ दिया गया ओवम क्या होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड होता है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम ये सोचेंगे गैमेट हमेशा और हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एक गुणित होता है। तो किसी भी गैमेट का नाम लिया जाए, इसके पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ओवम करके पूछ दिया, ओवम क्या होते हैं, एक गुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फीमेल गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड। तो चाहे वो फीमेल गैमेट बोले या ओवम बोले, दोनों तो एक ही है ना। तो हमेशा गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ये हैप्लॉइड याद रखिएगा, हैप्लॉइड मतलब n है ना, मतलब हाफ है, और 2n का मतलब डबल है। तो देखिए n 23 हुआ तो ये 2n कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और हमारे ह्यूमन में हमेशा 46 क्रोमोसोम होते हैं, नंबर क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है, मतलब 23 पेयर होते हैं। अब आइए, तो यहाँ मेल में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मेल हुआ ये पेरेंटल बॉडी है, ठीक है, ये पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल मेल हुआ और ये पेरेंटल फीमेल हुआ, ये जनक का शरीर है। तो हम लोग जैसे अगर हम पेरेंट हैं तो पेरेंट में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, डिप्लॉइड में होता है। और डिप्लॉइड जहां बोला जाए आप समझ जाएंगे कि वो डबल में है, मतलब 2n में है, मतलब कि यहाँ 46 होगा, 46 क्रोमोसोम होता है। किसमें, मतलब क्रोमोसोम का इंग्लिश हिंदी क्या होता है, गुणसूत्र। तो मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, इसमें 23 होंगे क्या, नहीं, इसमें भी हमेशा और हमेशा कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम ही होंगे, क्योंकि पेरेंटल बॉडी जो भी होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। और जब भी इससे गैमेट का निर्माण हो जाता है तो वो गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, और ये हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी आपको ये चीज आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मेल में तो सर आप 46 क्रोमोसोम बता रहे हो और गैमेट जब इसके बताया तो उसमें 23 क्रोमोसोम बता रहे हैं, ऐसे क्यों, इतना जल्दी जब इसके गैमेट का निर्माण हुआ तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कैसे हो गए। तो अब देखेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अगर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम हुआ इसमें और इसमें 23 क्रोमोसोम, तो देखिए इसमें एक टर्म आप लोग पढ़े होंगे 11th के चैप्टर में, सेल पढ़े होइएगा, और सेल में हम लोग को पढ़ना है मियोसिस के बारे में। मियोसिस का हिंदी क्या होता है, और जैसे यहाँ पे जो मियोसिस प्रोसेस होता है, जैसे देखिए मेल में 46 क्रोमोसोम है और जब उनके मेल गैमेट मतलब स्पर्म बना तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम कैसे हुआ। तो देखिए इसलिए होता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेल में जब भी गैमेट का निर्माण होता है, मतलब किसी भी डिप्लॉइड पेरेंटल के द्वारा जब भी उसके गैमेट का निर्माण होता है तो उसमें प्रोसेस एक होती है जिसका नाम है मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ 46 था तो यहाँ क्या हो गया, 23 हो गया, ठीक है, मियोसिस हो रहा है। याद रखेंगे कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसमें, तो मियोसिस हो रहा है।
मियोसिस और हम लोग आगे ये चीज पढ़ेंगे, कहीं मियोसिस होता है और कहीं कहीं माइटोसिस होता है। तो वो कहाँ मिलेगा मियोसिस और माइटोसिस? तो हम लोग को ये डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी और हैप्लॉयड पैरेंटल बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो इस बार 2020 में ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है 12th बिहार बोर्ड में, हैप्लॉयड पैरेंटल बॉडी इज, और उसके ऑप्शंस में देखना था कि हैप्लॉयड पैरेंटल बॉडी कौन कौन होते हैं। तो जब हम लोग उस टॉपिक पे जाएंगे तो हैप्लॉयड पैरेंटल बॉडी कौन कौन होता है और डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी कौन कौन होता है, हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो मेल और ये जो फीमेल है, अगर इनमें क्रोमोसोम का नंबर पूरे फुल सेट में है, मतलब 46 होना चाहिए और 46 में है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी बोलेंगे। अब देखिए जैसे कि ये मेल क्या हुआ, डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी हुआ, और ये फीमेल क्या हुआ, ये भी डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी हुआ। और क्या यहाँ पे अगर 46 से यहाँ का क्रोमोसोम का नंबर 23 हो जा रहा है तो इसमें मियोसिस हो रहा है। तो क्या यहाँ मियोसिस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे अगर हम नहीं लिखे तो क्या आप क्या समझेंगे नहीं कि मियोसिस हो रहा है? बिल्कुल इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ अगर 46 क्रोमोसोम है और इसमें 23 क्रोमोसोम है, तो देखिए इसमें भी मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। मतलब जब भी किसी डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी से उनके गैमीट का निर्माण होता है तो उसमें मियोसिस होता है, इतनी बात आप याद रखेंगे। और जब भी पैरेंटल बॉडी यहाँ अगर हैप्लॉयड होता और उनसे गैमीट का निर्माण होता तो माइटोसिस प्रोसेस होता है, जो हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए अब ये दोनों गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक साथ फ्यूज हुए, मिले, और मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं। फ्यूज का हिंदी होता है संलयित होना, और बताया भी है हम, मतलब मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो ये मिलते हैं और मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसका हिंदी होता है क्या? युग्मनज। और ये युग्मनज क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, मतलब द्विगुणित होते हैं। और ये द्विगुणित, हम लोग द्विगुणित जहां टर्म आएगा समझ जाएंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितने सेट में है? 2n सेट में है। मतलब n बोले तो 23 i into 2, मतलब कितना हुआ? 46 क्रोमोसोम का सेट हुआ टोटल। चलिए अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टर्म है जैसे उसको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए कि हम मेल हैं और मेल से मेल गैमेट का निर्माण होता है, तो मेल गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर आधी हो जा रही है, और फिर फीमेल से जो फीमेल गैमेट बन रहा है उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर आधी हो जा रही है, और फिर यहाँ आधा क्रोमोसोम का सेट और आधा क्रोमोसोम का सेट, मतलब 23 यहाँ से और 23 यहाँ से, दोनों मिलकर 46 बना लेते हैं जब जाइगोट बनते हैं। तो एक बात बताइए, क्या ये जाइगोट अपने पेरेंट चाहे वो मेल या फिर फीमेल के सिमिलर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम लोग वही एक टर्म आया हुआ था जो हम पहले आपको बताए हुए थे, टर्म लेक्चर में हम आपको बताए हुए थे, क्लोन क्या होता है। तो क्लोन के बारे में हम बताए भी थे। क्लोन क्या है कि ये जो होते हैं इनके पेरेंट जो होते हैं, इनके पेरेंट्स से इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो बताया थे क्लोन एक टर्म के बारे में, क्लोन क्या होता है? तो द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो हम बात कर ले क्लोन क्या होगा। तो क्लोन के बारे में हम पहले भी बताए हुए थे, इसमें दो टर्म आता है, आप उसे याद रखिएगा, एक मॉर्फोलॉजिकली और एक जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अब जैसे मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसके बाह्य रूपरेखा के आधार पे हम उसे देखेंगे, और जेनेटिकली का मतलब क्या होता है? उसके जीन के आधार पे देखेंगे, मतलब उसके क्रोमोसोम के आधार पे हम देखेंगे। जैसे हम इसके पहले आपको बताए हुए थे, जैसे ये अमीबा है सपोज, क्योंकि ये क्लोन जो टर्म होता है ना, ये क्लोन सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोन टर्म जो होता है किससे रिलेटेड होता है? सेक्सुअल से या असेक्सुअल से, लैंगिक जनन से या अलैंगिक जनन से? तो क्या बोलेंगे? हमेशा और हमेशा क्लोन टर्म अलैंगिक जनन से होता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो जैसे हम पहले आपको एक एग्जांपल दिए हुए थे अमीबा के बारे में, और अमीबा में हम लोग देख रहे थे कि कैसे इसमें दो पार्ट बॉडी का निर्माण हो जा रहा है, ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो जा रहा है एक बॉडी। तो देखिए इसमें ये जो पेरेंट होते हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट के जो दो ऑफस्प्रिंग हैं, ये एक दूसरे से तो बिल्कुल समान होते ही हैं, लेकिन ये अपने जनक के भी बिल्कुल समान होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्लोन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोन किसको बोलते हैं। समझ गए? जो इसमें ऑफस्प्रिंग, कोई भी संतान अपने एक दूसरे से तो समान होते ही हैं, लेकिन वो अपने जनक के भी बिल्कुल समान होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आपको याद कर लेनी होगी। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाह्य रूपरेखा के आधार पे, बाह्य रूपरेखा के आधार पे अगर देखी जाए तो ये बिल्कुल समान है,
और जेनेटिकली बोले तो मतलब इसमें क्रोमोसोम के नंबर के बेस पे देखा जाए तो सपोज अगर इसमें 10 क्रोमोसोम हो, इसका एक बात करते हैं, अगर इसका क्रोमोसोम का नंबर गुणसूत्र की संख्या इसमें 10 हो तो इसमें भी 10 होगा और इसमें भी 10 होगा, 5-5 नहीं बोलेंगे। जैसे कि अलैंगिक जनन में जितने भी संतान होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी होते हैं और इसी टर्म को हम क्लोन बोलते हैं। और ये क्लोन जो टर्म होता है रिलेटेड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं वेरिएशन एक टर्म आता है। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं का मतलब क्या होता है, क्या इसमें हम बोलेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता पाई जाती है? मतलब विभिन्नता का मतलब हुआ क्या, पेरेंट से जब उनके संतान, जनक से जब उनके संतान अलग अलग दिखने में हो, ठीक है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली डिफर हो, तब उन्हें हम बोलते हैं वेरिएशन। लेकिन ऐसा तो नहीं मिल रहा है इसमें असेक्सुअल में, तो इसी वजह से वेरिएशन टर्म जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वेरिएशन टर्म हमेशा और हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स से कहाँ एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर कान भी तो वही होता है, नहीं, तो वो तो जेनेटिकली होता है, कान को जो भी है वो अलग चीजें हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं वेरिएशन के टर्म में बात करेंगे तो हम अपने पेरेंट्स के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होते हैं, रूपरेखा के आधार पे या जेनेटिकली जीन के बेस पे हम लोग समान नहीं होते हैं। इसीलिए क्लोन टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, हमेशा और हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। और एक टर्म अगर आपसे पूछे जाए वेरिएशन किसमें पाए जाते हैं, तो वेरिएशन अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विभिन्नताएं हमेशा और हमेशा किसमें दिखने में मिलती है, तो ये लैंगिक जनन में दिखती है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक बात करते हैं, खत्म हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड के द्वारा ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है। अभी हम बात कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग को बात करना है मेथड के बारे में। अब किसके, पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का निर्माण, किसी भी जीव का निर्माण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कैसे होता है, कौन कौन से मेथड के द्वारा होता है। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चल रहे हैं पढ़ने के लिए। जैसे उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये नीट में तो इतना लंबा प्रोसेस में नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी लिखने के लिए नहीं पूछे जाते हैं। नीट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे तो हम आपको बता देते हैं। अभी देखिए, तो बोर्ड के लेवल से 12th बोर्ड में इससे क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं भी हैं और प्रीवियस ईयर में आप लोग देखेंगे आया भी है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है ये तो हम सब आपको बता दिए हैं इसके बारे में। तो अब आपको करना इतना है कि अगर आपको इसके प्रोसेस के बारे में पता होगा तो आप इस दोनों के बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं। मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, कौन कौन सा डिफरेंस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के क्या क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए कभी भी अगर आपसे बोर्ड में डिफरेंस देकर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चंस में दिया हुआ हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें या डिफरेंस बताएं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ में असेक्सुअल लिखेंगे और एक तरफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखकर बता देते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखकर बता देते हैं। तो उसको हम लोग डिफरेंस नहीं बोलते हैं, उसको डिफाइन करना बोलते हैं, ठीक है, और डिटेल्स में लिखना बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट। हम लोग जानते भी हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और वो पेरेंट कौन कौन से होते हैं, ये मेल और एक फीमेल। ये जो साइन होता है ना, ये मेल का साइन होता है और ये जो साइन होता है फीमेल का साइन होता है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये मेल का साइन हुआ और ये फीमेल का साइन हुआ। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे जेनेटिक्स में, तो वहां इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके साइन के बारे में और क्या क्या प्रोसेस होती है वहां देखेंगे। और जब यहाँ पे देखेंगे हम फिर से इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, तो जैसे आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अगर आप बता पा रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट होगा। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कितने का, दो पेरेंट का, तो इसमें कितने पेरेंट का होगा, एक पेरेंट का। फिर इसमें गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है गैमेट, कैसे होता है गैमेट का फॉर्मेशन इसमें, वो हम आपको बताए भी थे। जैसे कि इसमें देखे थे गैमेट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह से होता है।
एक मेल के द्वारा होता है और एक फीमेल के द्वारा होता है। मेल के द्वारा जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल के द्वारा जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम ओवम या फिर क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। अच्छा, एक टर्म आपको क्लियर करवा दें, ओवम और ओवा अलग अलग नहीं होता है। ये जो ओवम बोले जाते हैं ना, इसी के जगह पे ओ भी ए कर दिया जाता है, यू एम के जगह पे ए लगा दिया जाता है, जो ये प्लूरल बन जाते हैं। तो आपको अलग अलग ये टर्म मिलेगा। अगर ओवम मिलता है या ओवा मिलता है तो दो अलग अलग टर्म नहीं समझिएगा। ये ओवम सिंगुलर होता है और यू एम को हटाकर ए डाल दिया गया है, मतलब ओवा ये प्लूरल बनाया हुआ होता है। अब जैसे यहाँ देखिएगा गैमेट फॉर्मेशन इसमें होता है, मतलब कौन कौन गैमेट बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। लेकिन हम लोग इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ बनते हुए देखे हैं, इसमें नहीं बनता है। तो क्या बोलेंगे, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी तरह का गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, तो हम देखे भी थे। अगर मान लीजिए ये मेल हुआ, ये मेल है और ये फीमेल हुआ, और ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं और मिलकर जब ये फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद जब जाइगोट का निर्माण करते हैं, जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ मिले, मतलब मेल के द्वारा जो मेल गैमेट बना है और फीमेल के द्वारा जो फीमेल गैमेट बना है, ये दोनों गैमेट जब मिला और मिलने के बाद फ्यूज होने के बाद जब जाइगोट का निर्माण करता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, एक टर्म होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। 10th क्लास में भी पढ़े होंगे निषेचन के बारे में। तो निषेचन किसको बोलेंगे, जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज्ड होते हैं और उनके इसी फ्यूज्ड होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन को, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब नर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, मतलब फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दो गैमेट जब बनेंगे इसमें, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, नो, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अगर इसमें गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइज कैसे होंगे, निषेचित कैसे होंगे। क्योंकि देखिए निषेचन के प्रोसेस होने के लिए ना दो गैमेट का बनना जरूरत है, ये दो युग्मक का बनना नेसेसरी है। दो युग्मक नहीं बनेंगे तो फिर ये दो युग्मक के बनने अगर नहीं बनते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप एक टर्म को याद रखिएगा, अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो फ्यूज्ड करेगा और फ्यूज्ड करके जाइगोट बनाएगा और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर युग्मक गैमेट का निर्माण होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, और अगर फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट का भी निर्माण करेगा। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का निर्माण होगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और ये जो प्रोसेस होता है, एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है और नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, और ऑप्शन में था स्लो, कॉम्प्लेक्स, इलैबोरेट और ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होंगे, ऑल ऑफ दिस। क्यों जी, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मतलब इसको होने में बहुत लंबे समय लग जाते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो 9 मंथ का पीरियड होता है, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और इलैबोरेट प्रोसेस होगा। देखिए स्लो का मतलब होता है धीमी गति से होने वाले प्रोसेस। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन में का, तो ह्यूमन में 9 मंथ का होता है, या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी एनिमल्स में अलग अलग उनके गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भ अवस्था होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस हुआ। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ये प्रोसेस जटिल प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही जटिल है। इसमें दो पेरेंट पहले इन्वॉल्व होंगे, फिर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट बनने के बाद वो फर्टिलाइज होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। मतलब ये प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मतलब जटिल प्रोसेस होता है। और दूसरा क्या है, अगला क्या है इसमें, इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब क्या होता है, विस्तृत, और ये विस्तृत प्रक्रिया होती है। ये 3 टर्म को आपको याद रखना है, कौन कौन, तो देखिए स्लो प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इलैबोरेट प्रोसेस। ये कौन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जस्ट इसका अपोजिट जब आते हैं तो इसमें तो बहुत इजीली हो जा रहा था।
जैसे कि एक ही पेरेंट के द्वारा, एक अमीबा में हम लोग देख रहे थे, एक अमीबा में क्या हो रहा था, 2 पार्टों में डिवाइड हो जा रहे थे, और ये बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब बहुत छोटा प्रोसेस होता है इसमें। तो अब ये चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। आज हमने इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया। इससे बोर्ड में हर बार क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और इससे बहुत सारा क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है इसके पॉइंट से, तो आप लोग कोई भी पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करेंगे और आप कंटिन्यूअसली, अगर आपके पास नीट का क्वेश्चन बैंक है 32 इयर्स का, प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन बैंक है, या तो अरिहंत पब्लिकेशन का या फिर जो भी पब्लिकेशन हो उसका आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे एमटीजी का भी आता है तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या फिर आप नीट, आपके पास अगर 12th बोर्ड का भी क्वेश्चन बैंक है तो उसको लेंगे और फिर उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन उससे लग जाएंगे। ठीक है।